नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, आज रोटी सीरीज का 27वां लेक्चर है। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है आपको इस सीरीज को देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। कहीं पर कंफ्यूजिंग पॉइंट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसका आंसर वहां पर आपको क्लियर कर दूंगा। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार में बहुत सारे लोग हैं जो पेपर सॉल्व कराते हैं या पेपर में आंसर लिख देते हैं, उसके बाद आपके मन में बहुत कन्फ्यूज़न आता है। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या एक बार बस बोल दीजिए कि सर मुझे इस क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूज़न आ रहा है, मैं आपका वहीं पे सॉल्व कर दूंगा। नहीं तो कल वाला लेक्चर जो होगा उसमें मैं आपके पूरे जितने भी कन्फ्यूज़न होंगे उन्हें दूर कर दूंगा। तो आपको यहाँ रोटी सीरीज या रामबाण सीरीज बहुत अच्छी लग रही है, मुझे पूरा यकीन है। आप लगातार देख रहे हैं, आपको सिलेक्शन लेना है तो यह सीरीज आपको ज़रूर देखनी होगी। और मैं यकीन से बता रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अब आप लगातार देखते जाएंगे कि सर आप जितनी डिटेल बता रहे हो वहीं से प्रश्न कहीं ना कहीं घूम के आ रहा है। तो पूरा एनालिसिस बेस्ड है यहाँ। जो मैं करंट अफेयर के 3 प्रश्न आपको लास्ट में कराता हूँ, आपको उनको भी डेली अपनी कॉपी में लिख लेना है। कम से कम एक करंट अफेयर की कॉपी बना लो, उसमें कुछ नहीं तो 3 प्रश्न जरूर ऐड ऑन करो, क्योंकि जाने से पहले आपको उन्हें रिवाइज करके जरूर जाना है, क्योंकि करंट अफेयर याद नहीं रहता है। कल आपकी FLT है, FLT को अच्छे से देना है आपको। आज आपका मध्य प्रदेश का कला और संस्कृति का टेस्ट हुआ था, वहाँ आपने बहुत अच्छे से दिया होगा, पूरी यकीन है। आपकी कल FLT है 11 बजे, तो आपको तैयार रहना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर नंबर 26 के क्वेश्चन ऑफ द डे की हम बात करेंगे। कल मैंने पूछा था राजघाट परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो भैया जो राजघाट परियोजना है वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना बेतवा नदी के ऊपर बनी हुई है, कहाँ, ललितपुर के निकट। ठीक है। फिर मैंने पूछा था हथनोरा किस जिले में स्थित है। तो हथनोरा पाषाण कालीन स्थल है जो कि सीहोर जिले में स्थित है। यहाँ से मानव कंकाल के साक्ष्य मिले थे 1982 में, जिसे किसने खोजा था, अरुण सोनकिया जी द्वारा खोजा गया था। और उसका नाम उन्होंने क्या दिया था, नर्मदा मानव उसका नाम दिया था। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने, आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम व स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब जो मैं आपको डेली डिटेल बताता हूँ, और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हमने कम से कम 5 से 10 बार डिस्कस कर ली होगी, अब उन्हें यहाँ पर पूछा नहीं है। ठीक है। तो देखो भैया 18 से 45 वर्ष की आयु होनी चाहिए, हाँ सर बिल्कुल सही है। फिर इस उद्यमी की न्यूनतम शिक्षा 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, सर सोचेंगे। वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। 12 लाख से अधिक होगी तो भैया तू खुद ही अपना धंधा लगा लेना अपने पैसों से, तो सर यह भी बिल्कुल सही है। उद्यमी को बैंक में कुछ गिरवी नहीं रखना है, तो हाँ सर गिरवी नहीं रखना है क्योंकि गवर्नमेंट की योजना है। तो इसका गलत आंसर क्या है, 10वीं पास नहीं होना चाहिए उसे, 10वीं से ज़्यादा पढ़ा लिखा उसे होना चाहिए। ठीक है। अब देखो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की बात करते हैं, तो यह कब शुरू की गई थी, तो जनवरी 2021 में यह योजना शुरू की गई। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार प्रदान करना, साथ साथ लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है। फिर देखो यहाँ मध्य प्रदेश के MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग द्वारा शुरू की गई थी। इसकी हम जो बात करते हैं सर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास के बाद आपके पास 18 से लेकर आपकी उम्र 45 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है। 12 लाख से कम आपके घर की क्या होनी चाहिए, कमाई होनी चाहिए। 12 लाख से कम आपकी क्या होनी चाहिए, वार्षिक आय कम होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ आपको 1 से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन देंगे कभी आप उद्योग लगाते हैं तो। और सेवा क्षेत्र का कोई उद्योग लगाते हैं तो यहाँ 25 लाख रुपए तक आपको क्या देंगे, पैसा उपलब्ध कराएंगे। और कितने परसेंट पे, तो सर 3% का जो इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से यह हमें प्रदान कराएंगे। कितने वर्षों के लिए, 7 वर्षों के लिए यहाँ हमें प्रदान कराएंगे। तो ये सभी बात हमने 10 बार पढ़ ली है। आज अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से लिख लेना, क्योंकि देखो डिटेल से प्रश्न आने लगे हैं तो हमें डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कभी कभी यह मंत्रालय भी पूछ लेता है किस मंत्रालय के अधीन यह योजना है, तो MSME मंत्रालय जो कि मध्य प्रदेश का सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय है। यहाँ जो चेतन कश्यप जी हैं जो रतलाम जिले से विधायक हैं, वह इसके क्या है, अभी हमारे वर्तमान में
मंत्री हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है। क्लियर होगा 35 नंबर प्रश्न। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना संचालित की जाती है? एक बार और हमने पहले भी डिस्कस किया था, यानी सर रिपीट तो होते हैं। तो मुख्यमंत्री कल्याणी योजना आ रही, तो यहाँ पर कल्याणी का आपको मतलब समझना चाहिए। कल्याणी का अर्थ होता है जो विधवा महिला होती है उसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस नाम से बोला जाता है? तो उन्हें कल्याणी के नाम से बुलाया जाता है। तो क्या हुआ कि जो बालिकाएं 18 वर्ष से ज़्यादा की थी वह विधवा हो रही थी, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना शुरू की गई। तो इसका राइट आंसर तो ये हो जाता है। सर यह योजना कब शुरू हुई थी? तो यह योजना शुरू होती है 3 मई 2008 को। कब होती है? 3 मई 2018 को, 3 मई 2018 को यह योजना शुरू की जाती है। इसके लिए जो पात्र महिलाएं होती है वह सभी जाति की, चाहे वह एसटी की हो, एससी की हो, ओबीसी की हो, जनरल की हो, सभी महिलाएं क्या थी? इस योजना के लिए पात्र थी। महिला को 18 प्लस आयु का होना चाहिए कभी इस योजना का लाभ उठाना चाहती है तो वो, कभी जो महिला विधवा हो जाती है या कल्याणी बन जाती है उनका पूरा खर्चा क्या करती है? मध्य प्रदेश सरकार उठाती है। और जो भी व्यक्ति कल्याणी से विवाह करता है मध्य प्रदेश सरकार उन्हें कितने लाख रुपए देती है? 2 लाख रुपए प्रदान करती है। यानी इसका उद्देश्य क्या रहा होगा मध्य प्रदेश सरकार का? कि सर कल्याणी विवाह को प्रोत्साहन देना क्या था मध्य प्रदेश सरकार का इस योजना का उद्देश्य था। तो ये सभी पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। कल्याणी विवाह सहायता योजना 3 मई 2018, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की यह योजना है, आपको याद रखना है। महिला एवं बाल विकास द्वारा हमारे यहाँ 2 योजना चलाई जाती है, एक तो लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना किसके द्वारा चलाई जाती है? महिला एवं बाल विकास, साथ में लाडली बहना योजना। दोनों योजना किसकी हैं? तो दोनों योजना महिला एवं बाल विकास की है, याद रखना है आपको, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। मध्य प्रदेश के मुनीश्वर चंद डावर को 2023 में किस क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया था? अब देखो यहाँ पर मुनीश्वर डावर की बात करते हैं तो यह भैया जबलपुर से संबंधित थे और यह क्या करते हैं? 10 रुपये में किसी का भी इलाज कर देते थे। तो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, एजेड हैं। इनके लिए इन्होंने जो अपना स्वास्थ्य क्षेत्र होता है, स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान के लिए इन्होंने क्या दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2023 का। तो इसका राइट आंसर होता है दवा। अब हम सर 2024 की बात कर दो, क्योंकि हमारा पेपर है 2025 में, तो अभी हमारे पेपर में कब से पूछेंगे? 2024 का पूछेगा। तो 2024 में 4 लोगों को मिला था, उनका नाम आपको याद रखना है। एक है भैया कालूराम बामनिया, और दूसरे हैं ओम प्रकाश शर्मा, और तीसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है भगवती लाल पुरोहित, और चौथे हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। ये 4 लोगों को 2024 में हमारे यहाँ क्या दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया है। अब जो पद्मश्री देंगे 2025 के, वह कब देंगे? तो वह 25 जनवरी के दिन देंगे, और हमारा एग्ज़ाम कब है? 16 फरवरी के दिन। तो सर उस टाइम का पूछना असंभव है, हमारे एग्ज़ाम में आएगा 2024 का। अब कालूराम बामनिया की बात करते तो इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है, ओम प्रकाश शर्मा को कला के क्षेत्र में दिया गया है, भगवती लाल पुरोहित को शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, और जो सत्येंद्र सिंह लोहिया थे वह साहसिक खेल के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया गया था। तो भैया मैंने थोड़े दिन पहले अपन ने एक प्रश्न लगाया था, उसमें पूछा था निम्न में से किसे शिक्षा एवं साहित्य के लिए 2024 में पद्मश्री दिया गया? तो ये तो इनके क्षेत्र हो गए। अब सर कौन सा क्षेत्र है? तो कालूराम जो बामनिया है वह कबीर गायन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए? कबीर गायन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, देवास जिले से इनका संबंध है। ओम प्रकाश जी जो शर्मा है वह माच नाट्य से बहुत फेमस है। किससे संबंधित है? माट नाट्य, जो अपना माच जो नाट्य है मध्य प्रदेश का, उससे संबंधित है, और यह किस जिले से है? तो उज्जैन जिले से संबंधित है। भगवती लाल पुरोहित धार जिले से संबंधित है।
सत्येंद्र सिंह लोहिया भिंड जिले से संबंधित है। तो इनके जिले भी याद रख लेना और कला याद रखना, कला में किसमें दिया है, शिक्षा में किसको दिया है, खेल में किसको दिया है, इनके नाम आपको याद रखना। आपको MPPSC 2025 में जरूर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। नीति आयोग के कंपोजिट जल प्रबंधन सूचकांक 2017-18 में मध्य प्रदेश का स्थान क्या था? तो भैया 2017-18 में जब लागू किया था तब मध्य प्रदेश का स्थान आया था तीसरा, और 2019 में वापस आया इसका 2.0 इस इंडेक्स का, उसमें मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान था। याद रख लेना कि कंपोजिट जल प्रबंधन सूचकांक कौन जारी करता है? तो नीति आयोग द्वारा शुरू किया जाता है। 2017-18 से इसने यहाँ सूचकांक शुरू किया था। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भोज समारोह आयोजित किया जाता है? तो देखो भैया, राजा भोज कहाँ से थे सर? धार जिले से संबंधित थे। तो धार जिले में ही क्या राजा भोज का समारोह आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है राजा भोज और धार। अब उज्जैन में हम बात करते हैं सर। उज्जैन में विक्रम उत्सव बनता है एक। विक्रम उत्सव के बाद यहाँ पर कालिदास समारोह आयोजित किया जाता है और साथ में टेपा सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जाता है। टेपा यानी यहाँ पर हंसी मजाक होती है। तो ये 3 सम्मेलन हमें उज्जैन में देखने को मिलते हैं। ग्वालियर में सर तानसेन सम्मान आयोजित किया जाता है, हमें पता है, ठीक है। और भोपाल में अनेक समारोह हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, जिसमें से देखिए ध्रुपद एक समारोह है, वह भोपाल में कभी कभी आयोजित किया जाता है, जगह जगह पर आयोजित किया जाता है मेनली। तो मेनली आपको क्या याद रखना है? उज्जैन के यहाँ, ग्वालियर में तानसेन समारोह, इनको याद रखना है। खंडवा जिले में कौन सा? तो खंडवा जिले में सर हमारे यहाँ किशोर कुमार सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। किशोर कुमार सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। उसके बाद सर इंदौर में हम बात करते हैं तो इंदौर में लता मंगेशकर समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो इंदौर में आयोजित किया जाता है। फिर अभी हाल ही में कुमार गंधर्व समारोह कहाँ पर आयोजित होता है सर? याद देवास में होता है, ठीक है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। खजुराहो उत्सव हमारे यहाँ कहाँ पर बनाया जाता है? तो खजुराहो उत्सव सर हमारे यहाँ बनाया जाता है कहाँ पर? छतरपुर जिले में। तो ये सभी को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? अब देखो यहाँ व्यक्ति किस में कन्फ्यूज़न होता है? रूप सिंह से। तो भैया जो रूप सिंह है वह किस खेल से संबंधित थे? तो वह थे सर हॉकी से, ठीक है। किससे थे? हॉकी से वह संबंधित थे। भारतीय टीम का बहुत सालों तक यह हिस्सा रहा। जब भारत लगातार 1928 के बाद गोल्ड जीतती थी तो उस गोल्ड टीम के हिस्से कैप्टन रूप सिंह रहे हैं। इनका मुख्य रूप से संबंध कहाँ से बताया जाता है? ग्वालियर जिले से बताया जाता है। तो ग्वालियर जिले में ही कैप्टन रूप सिंह के नाम पर एक स्टेडियम बनाया गया, परंतु वह किस खेल से संबंधित था? तो क्रिकेट खेल से संबंधित था, ठीक है। अब देखो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ कि 2010 में यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के साथ मैच हुआ था भारत का, ठीक है। और यहाँ पर जो सचिन तेंदुलकर थे, सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए थे। कितने? 200 रन बनाए थे सचिन तेंदुलकर द्वारा। किस स्टेडियम में? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में। तो यहाँ पूछा गया था एक बार MPPSC में, तो आपको याद रखना है सचिन तेंदुलकर द्वारा 200 रन कहाँ पर बनाए गए थे? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में बनाए गए थे, ठीक है। अभी हाल ही में इसमें एक और मैच हुआ था बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश के साथ T20 सीरीज हुई थी। तो T20 सीरीज का एक मैच हमारे ग्वालियर में भी खेला गया था। तो यह बात भी आपको याद रखना है 2024 में। अब मध्य प्रदेश के कुछ अन्य स्टेडियम की बात करते हैं क्रिकेट के। तो क्रिकेट के सर मैंने 2-3 स्टेडियम देखे हैं। एक देखा है होलकर स्टेडियम, फिर मैंने देखा है सर नेहरू स्टेडियम, और देखा है एक एमरोल्ड स्कूल स्टेडियम। ये तीनों स्टेडियम कहाँ पर है? इंदौर में है। नेहरू स्टेडियम तो आपने देखा होगा शिवाजी वाटिका के पास है, बीच शहर में पड़ता है GPO के पास, इसलिए वहाँ क्या हो चुका है, अब उसमें मैच होते नहीं हैं। एक बार मैच हुआ था तो गेंद बहुत बाउंस कर रही थी, जिसके कारण क्या हुआ था, वहाँ पर मैच रद्द हो गया था। हमारे यहाँ होलकर स्टेडियम में लगातार मैच होते रहते हैं। एमरोल्ड स्कूल में क्या होता है, प्रैक्टिस मैच या जो स्टेट की टीमें होती हैं उनके मैच होते हैं। यह कहाँ पर है? तो यहाँ भी अपना मूसाखेड़ी के पीछे वाले रास्ते पर एमरोल्ड स्कूल हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं हॉकी की। तो हॉकी के सर स्टेडियम है हमारे यहाँ, एक तो ऐशबाग स्टेडियम है। कौन सा है? ऐशबाग स्टेडियम है, जो कि कहाँ पर है? भोपाल जिले में स्थित है। फिर हमारे यहाँ ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम बनाया गया है, कहाँ पर? भोपाल में। तो ये बात आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हॉकी स्टेडियम है, ये याद रखना है आपको। थोड़े दिन पहले ही अभी
एक वो आया था रिपोर्ट, उसमें बताई गई 3-4 दिन पहले कि सर्वाधिक हॉकी की प्रैक्टिस के लिए जो टर्फ बनाई जाती है वो कहाँ पर है, तो वहाँ हमारे मध्य प्रदेश में है। तो इतने स्टेडियम आपको याद रखने हैं। फिर टीटी नगर स्टेडियम भी याद रख लेना, टाटिया टोपे नगर स्टेडियम, यह कहाँ पर है, भोपाल में है, जो कि एथलेटिक्स से संबंधित है। इसमें क्या होती है, एथलेटिक्स प्रतियोगिता अधिकतर होती है। तो इतने सारे स्टेडियम आपको याद रखने हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? कितनी बार पढ़ा दिया कि राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना 2007 में होती है और यह अकादमी कहाँ है, भोपाल जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, 2007। अब देखो भैया 2006 में हमारे यहाँ क्या बनती है सर, महिला हॉकी अकादमी बनती है, जो कि कहाँ पर है, ग्वालियर में है। फिर सर 2007 आता है, 2007 की हमें एक साथ ही बता दो, तो यहाँ पर घुड़सवारी अकादमी बनेगी, जो कि कहाँ पर बनेगी, भोपाल में। ठीक है, फिर उसके बाद बनेगी पुरुष हॉकी अकादमी, यह भी कहाँ पर होगी, तो सर यह भी भोपाल में होगी। फिर एक बनेगी शूटिंग अकादमी, तो यह भी कब बनेगी, 2007 में बनेगी और भोपाल में बनेगी। ठीक है, फिर देखो 2011 में क्रिकेट अकादमी बनाई गई, कहाँ पर, शिवपुरी में। फिर 2018 में मलखम्ब अकादमी बनाई गई, कहाँ पर, उज्जैन में। तो ये सभी एकेडमी के बारे में आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? अब यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य के खेल पुरस्कार की बात कर रहा है, तो सर देखिए लक्ष्मण पुरस्कार तो आज तक हमने नाम नहीं सुना। गंधर्व पुरस्कार सर हमारे यहाँ दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, ये आपने हमें कल परसों के दिन ही बताया था। अर्जुन पुरस्कार सर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, जो कि जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। हमारे यहाँ का जो पुरस्कार है वह है एकलव्य पुरस्कार। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 4 खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। एक है विक्रम पुरस्कार, दूसरा है एकलव्य पुरस्कार, और तीसरा है भैया हमारे यहाँ कौन सा दिया जाता है, तो तीसरा दिया जाता है कोचों को विश्वामित्र पुरस्कार। फिर एक लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, और एक और याद रख लेना, एक और दिया जाता है हमारे यहाँ कौन सा, प्रभात जोशी पुरस्कार। ये सभी हमारे यहाँ के क्या है, खेल पुरस्कार हैं। विक्रम पुरस्कार 1990 से शुरू हुआ था, जो कि सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है, और एक साल में अधिकतम कितने लोगों को, 10 या 12 लोगों को यहाँ प्रदान किया जाता है। कितने लोगों को, 12 लोगों को प्रदान किया जाता है, और 2 लाख रुपए की इसमें राशि देते हैं। फिर एकलव्य पुरस्कार 1994 से बताई जाती है, मैक्सिमम 15 लोगों को दिया जाता है और 1 लाख रुपए इसमें प्रदान करते हैं। विश्वामित्र भी 1994 से स्टार्टिंग बताई जाती है, जिसमें हम कितने, 3 लोगों को अधिकतम देते हैं और 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट 2002 से शुरू होता है, 1 लोगों को दिया जाता है और 2 लाख रुपए उसमें देते हैं। प्रभात जोशी पुरस्कार 2013 में शुरू हुआ सर। मलखम्ब खेल के लिए 1 व्यक्ति को दिया जाता है और इसमें भी 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो ये सभी राशि कब शुरू हुए, ये सभी बातें आपको याद रख लेना। एकलव्य का थोड़ा कन्फ्यूज़न है, अधिकतर किताबों में 1977 भी कहीं कहीं मिलता है, 1994 भी मिलता है, तो डेट याद मत रखिए, ईयर। विक्रम का याद रख लेना, क्योंकि विक्रम का कन्फर्म है। अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पे दिया जाता है, ये सभी को याद होगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, यहाँ भी नेशनल लेवल पे दिया जाता है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था। ठीक है, तो सभी को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? तो मुस्कान किरार भैया जबलपुर जिले से संबंधित है, और जब यह पेपर हुआ था आयोजित, उस समय यह बहुत चर्चाओं में थी। तो यह तीरंदाजी की बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं। अब कुछ चर्चित खिलाड़ियों का मैं आपको नाम बता देता हूं, जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको कपिल परमार का नाम याद रखना है। फिर आपको याद रखना है रुबीना फ्रांसिस का नाम। फिर आपको याद रखना है किसका, प्राची यादव का नाम। ठीक है, किसका, प्राची यादव का नाम। फिर अभी हाल ही में एक खिलाड़ी चर्चाओं में आई है, आयुषी शुक्ला, इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये 4 खिलाड़ी आपको मुख्य रूप से याद रखना है। कपिल परमार जूडो से संबंधित है, और कहाँ के हैं, सीहोर के हैं सर। कांस्य पदक जीते हैं पैरालंपिक में। फिर यहाँ कहाँ की हैं, जबलपुर की हैं सर।
और किस खेल से, तो सर शूटिंग खेल से संबंधित है। और इन्होंने भी पैरा ओलंपिक में क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। प्राची यादव कहाँ से, तो प्राची यादव पहले भोपाल से संबंधित थी, फिर इनकी शादी ग्वालियर के क्षेत्र में हुई है, परंतु इनको भोपाल से ही माना जाता है। K9 खिलाड़ी हैं और इनने भी पदक जीते थे। फिर आईसी शुक्ला की बात करते हैं तो ये अंडर-19 क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट हुई हैं हाल ही में, तो क्रिकेट से संबंधित है और कहाँ से, इंदौर जिले से यहाँ संबंधित हैं। तो इन 4 ही खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। धीरे धीरे मैं सभी का रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। मैंने कितनी बार बोला है कि सतपुड़ा की दक्षिण से पश्चिम से पूर्व की ओर पूछ लेता है, पूर्व से पश्चिम पूछ लेता है, तो यहाँ पर पश्चिम से पूर्व पूछा है। तो सर हमारे यहाँ ईस्ट दिशा इस तरफ है और वेस्ट दिशा इस तरफ है। सबसे पहले यहाँ पर पड़ता है मेकाल। अब सर सबसे आखिरी में मेकाल आना चाहिए, तो यहाँ पर भी मेकाल आ रहा है सर, यहाँ पर भी मेकाल आ रहा है। यहाँ पर बड़वानी की पहाड़ी थी तो इसे मैंने काट दिया और इसे मैंने काट दिया, मेरे पास 2 ऑप्शन बचे। अब फिर सर बीच में आपने बताया था महादेव श्रेणी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बीच में कहाँ पर आ रही है, हाँ सर महादेव श्रेणी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर बड़वानी की पहाड़ी, तो सर ये तो गलत ही हो जाता है, यानी कौन सा राइट आंसर है, ए वाला। यहाँ पर आपको पड़ती है राज्य पीपला की पहाड़ी और राज्य पीपला श्रेणी के अंतर्गत आती है बड़वानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी, अरवानी, ठीक है, ऊन की पहाड़ियाँ, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ, ये सभी किसके अंतर्गत आती है, राज्य पीपला श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो ये सभी बात हम पहले भी कर चुके थे। कभी आपसे विंध्याचल आ जाए तो आपको सबसे पहले विंध्याचल में कैमूर लगाना है पूर्व में, फिर भांडेर लगाना है और भांडेर के बाद इधर वाली को पश्चिमी विंध्याचल के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न से पहले MPPSC प्रीलिम टेस्ट सीरीज चल रही है, 499 प्राइस है, ज़्यादा नहीं है, ज्वाइन कर लो भाई। कभी इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना होना तो सीधे भैया यहाँ पर इन्वेस्ट करो और सीधे आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हो और आपको फ़ायदा होगा, डेफिनेटली होगा। कल की आप FLT देख लोगे ना, आपको मालूम पड़ जाएगा सर FLT का क्या एक वो था लेवल, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो देखो 6 टेस्ट डेमो के लिए डले हुए हैं, आप 6 टेस्ट को आसानी से दे सकते हैं। आज मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति संबंधित टेस्ट हुआ है, कभी आपको देना हो तो आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना पड़ेगा। लाइव बैच चल रहा है, खरीद लो भैया। यूनिट 9 की क्लासेज चल रही हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 6 अभी हाल ही थोड़े में दिन पहले ही शुरू हुई है, यूनिट 9 भी थोड़े दिन पहले शुरू हुई है, तो आप खरीद सकते हैं। दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से प्रश्न आएंगे और ये दोनों ही आपके लिए अब क्वालिफाइंग का काम करने वाली हैं। अब आगे आ जाइए, किस नदी घाटी में गहरी खंड भूमि या रिवाइंस के लिए विख्यात है। तो गहरी खंड भूमि कौन सी नदी बनाती है, तो सर हमारे यहाँ जो चंबल नदी है वह गहरी खंड भूमि का निर्माण करती है, जिसे मुख्य रूप से बीहड़ कहा जाता है। क्या होता है कि नदी का बहाव इतना तेज होता है कि वो आइट साइड की क्या होती है, मिट्टी अपने साथ बहा ले जाती है और बीच में क्या करती है, खंडों का निर्माण कर देती है, यानी गड्ढों का निर्माण कर देती है। तो उसे ही क्या बोला जाता है, वाइंस या रिवाइंस बोला जाता है। तो कौन सी नदी करती है, तो सर चंबल नदी हमारे यहाँ मुख्य रूप से किसका, गहरी खंड भूमि का निर्माण करती है। चंबल नदी की बात करते हैं सर, इसे चरमावती के साथ साथ कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है और यह हमारे इंदौर के जानापाव के समीप से निकलती है और यहाँ बहते हुए रतलाम के बाद मंदसौर, नीमच से होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के बाद यह नदी वापस किसमें, मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और मध्य प्रदेश में भी सर कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में यह श्योपुर, मुरैना और भिंड से होती हुई कहाँ, यमुना में मिल जाती है, ठीक है। ये सभी बातें मैंने बताई थी। 965 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यहाँ देखिए श्योपुर है, यहाँ मुरैना है, यहाँ पर भिंड है, यहाँ पर नीमच है, यहाँ मंदसौर है, यहाँ रतलाम है और यहाँ धार है और यहाँ इंदौर है। तो इंदौर से यहाँ नदी निकलती है, आपको याद रखना है। 3 परियोजना बनी हुई है, गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर। 386 मेगावाट सर उनकी क्षमता है, कल आपने ये सब बातें हमें बता दी थी। फिर ताप्ती नदी को सर सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है, मुल्ताई बैतूल से निकलती है, 724 किलोमीटर उसकी कुल लंबाई है।
भेसादेही के निकट यहाँ भी बीहड़ों का निर्माण करती है। पूर्णा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। सोन नदी की सर कुल लंबाई 780 किलोमीटर, इसे स्वर्ण बाहु के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस नदी में सोने के निक्षेप प्राप्त हुए थे। यह नदी अमरकंटक के मैकाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है और पूर्व उत्तर दिशा की ओर बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है बिहार के निकट। इस नदी के ऊपर एक बाण सागर परियोजना बनाई गई है, जो कि कहाँ पर, शहडोल जिले में है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। सर नर्मदा है वह मैकाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है, इसलिए उसे मैकाल सुता रेवा के नाम से जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है। ठीक है। इंदिरा सागर बांध सर, उसके बाद रानी अवंतीबाई परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, नर्मदा नदी पर बनी हुई कुछ प्रमुख परियोजनाएं। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? तो भैया 2019 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम बदल दिए गए। तो उसके अंतर्गत क्या होता था, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा हुआ करता था उस टाइम? NH3 माना जाता था। ठीक है, NH3 या NH7 माना जाता था। फिर उनके सभी को नाम बदल दिए गए। उसके बाद जो नवीन नाम रखे आज उनकी बात हम कर देते हैं। तो जो हमारा इंदौर से जो नेशनल हाईवे निकलता है उसका नाम क्या है? NH52 है। क्या भैया याद रखना, NH52 है। जब भी इंदौर से होते हुए गुजरो धार की तरफ तो वहाँ पर देख लेना, NH52 देखने को मिलेगा। अकोला कर्नाटक से यह शुरू होता है और पंजाब तक यह नेशनल हाईवे जाता है। फिर NH56 हमारे यहाँ मेनली झाबुआ ज़िले से गुजरता है, तो आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़े नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो उसका नाम है NH46, जो कि कहाँ से गुजरता है? ग्वालियर से लेके बैतूल तक आता है। कहाँ से? ग्वालियर से लेके बैतूल तक आता है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 634 किलोमीटर है। ठीक है। फिर भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है NH44, जो कि कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक जाता है और मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से यह एंट्री करता है और मुरैना ज़िले से यह बाहर हो जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई लगभग 571 किलोमीटर है। यह पश्चिमी और दक्षिण उत्तरी कॉरिडोर भी इसे कहते हैं। मध्य प्रदेश से पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर भी गुजरता है, उसे NH27 नाम दिया गया। यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी से गुजरता है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? लगभग 121.09 किलोमीटर है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने। तो संशोधित नंबर क्या हो चुका है? तो सर NH52 उसका संशोधित नंबर हो चुका है। NH46 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। ग्वालियर से लेकर बैतूल तक वहाँ नेशनल हाईवे आता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से परमार वंश राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? पद्मगुप्त का नवसहा सांकचरित बिल्कुल सही है। मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि बिल्कुल सही है। उदयपुर प्रशस्ति से भी इनका मिलता है, बिल्कुल सही है। यानी इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। तो यानी सभी से हमें क्या मिलता है? भोज वंश के बारे में मिलता है। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने बनवाया था? तो चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है? तो सर राजस्थान में। तो राजस्थान में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण हमारे परमार राजा भोज द्वारा कराया गया था। ठीक है, MPPSC का ही पेपर है या 2019-2020 का। तो आपको याद रखना है राजा भोज ने उस मंदिर को बनवाया था। राजा भोज ने हमारे यहाँ भोजेश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया है। वो कहाँ पर है? तो सर रायसेन जिले में। इसे यूनेस्को ने अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। राजा भोज द्वारा जो धार में माँ सरस्वती पीठ है या धाम है, उसका भी निर्माण कराया गया था, ऐसा कहा जाता है, परंतु वह अधिकतर चर्चाओं में नहीं रहता है। तो अधिकतर चर्चाओं में रहता है, परंतु प्रमाणिक स्रोत नहीं मिलते कि राजा भोज ने बनवाया है। भोज वंश द्वारा बनवाया गया था, यानी परमार राजाओं के द्वारा ही बनवाया गया है, परंतु ऐसा कहा नहीं जाता है कि राजा भोज ने बनवाया। कोई कोई कहता है उनके पूर्वज ने बनवाया, तो इसलिए वह चर्चाओं में रहता है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? तो देखो सर, हमारे यहाँ खजुराहो में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जबलपुर में एयरपोर्ट है, ग्वालियर में है। सर हमारे यहाँ पन्ना में कोई एयरपोर्ट नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? पन्ना। क्रियाशील नहीं पूछा था। अभी मध्य प्रदेश में एक ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बताते हैं। कौन सा? जो हमारा रानी देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा है इंदौर का, वहाँ मध्य प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। कोई जो हमारा राजा भोज हवाई अड्डे कहाँ पर? भोपाल में, उसे भी अंतर्राष्ट्रीय बताते हैं, परंतु दिखता नहीं है। फिर उसके बाद ग्वालियर में है
और फिर जबलपुर में जाओगे तो यहाँ पर आपको डुमना या रानी दुर्गावती हवाई अड्डा हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर? जबलपुर में। खजुराहो में हमें कौन सा मिलता है? राजा छत्रसाल एयरपोर्ट हमें देखने को मिलता है। ग्वालियर में विजया राजे सिंधिया राजमाता एयरपोर्ट हमें देखने को मिलता है। इंदौर में हमें कौन सा? देवी अहिल्याबाई के नाम से मिलता है। फिर हम जाते हैं भोपाल में तो राजा भोज एयरपोर्ट हमें देखने को मिलता है। अभी थोड़े दिन पहले रीवा में भी एक एयरपोर्ट की आधारशिला रखी गई है। तो ये एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश के, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा 2014 से लेकर 2018 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर कौन है? डॉक्टर सीतासरण शर्मा। अब देखो भैया, मैं आपको लाइन से बता देता हूँ कि कौन कब रहा है। देखो अभी नई सरकार बनी है यानी 2023 से। कौन है हमारे यहाँ? नरेंद्र सिंह जी चौहान जो हमारे यहाँ हैं, वो क्या है अभी हमारे यहाँ? तो हमारे यहाँ के सर वहाँ हैं विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है। उनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले सर हमारे यहाँ गिरीश गौतम बने थे। कौन बने थे? गिरीश जी गौतम थे। ये 2 साल रहे थे। ठीक है। 2021 से लेकर 23 तक रहे। और 2019 से लेकर 2021 तक हमारे यहाँ के कौन थे? तो हमारे यहाँ के सर थे कांग्रेस के नर्मदा प्रसाद प्रजापति। नरेंद्र सिंह जी तोमर है भैया, या चौहान नहीं है। कौन है? नरेंद्र सिंह जी तोमर हमारे अभी वर्तमान में कौन है? विधानसभा अध्यक्ष हैं। फिर उनसे पहले क्या हुए थे? चुनाव हुए थे तो 2019 में हुए थे। तो 2014 से लेकर 18 तक हमारे यहाँ बीजेपी के सीतासरण जी शर्मा कौन थे? विधानसभा अध्यक्ष थे। और उससे पहले 2014 से पहले हमारे यहाँ कौन थे? कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो कांग्रेस के ईश्वर दास रोहाणी जी, कांग्रेस के नहीं बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। तो उस टाइम कौन थे? तो उस टाइम हमारे थे ईश्वर दास रोहाणी। कौन थे? ईश्वर दास रोहाणी। ये 2003 में जब बीजेपी सरकार बनी उसके बाद से लेकर 2014 या 2013 तक यहाँ अध्यक्ष रहे थे। उनसे पहले जाओगे तो पहले का भी मैं आपको बता दूंगा, परंतु आप इतने ही याद रख लो। ईश्वर दास रोहाणी के बाद कौन आया? सीतासरण शर्मा, नर्मदा प्रसाद प्रजापति, गिरीश गौतम, वर्तमान में नरेंद्र सिंह जी तोमर। ठीक है। इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? तो बलराम जाखड़ सर रहे हैं, रामेश्वर ठाकुर रहे हैं, भाई महावीर भी रहे हैं। सर ये न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह का हमने नाम आज तक नहीं सुना, तो यहाँ क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो देखो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल सर पट्टाभी सीतारमैया, फिर दूसरे तो हरि विनायक पाटस्कर, तीसरे तो सर केसी रेड्डी, फिर उसके बाद पीबी दीक्षित, पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित जी हमारे यहाँ प्रथम मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल थे। वर्तमान में सर छगन मंगूभाई पटेल, उससे पहले आनंदीबेन पटेल, उससे पहले लालजी टंडन। तो ऐसे आप याद करते चलो। रामेश्वर ठाकुर, राम प्रकाश गुप्त, बलराम जाखड़, तो ये सभी हमारे मध्य प्रदेश के क्या रहे हैं? राज्यपाल रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश से 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। उन 5 ही राज्यों की हम बात कर लेते हैं। सर कौन कौन से एक बार बता दो जल्दी से फटाफट, और ख़त्म करो यार, खेल बहुत लंबा जा रहा है। ऐसा मन में आ तो नहीं रहा है आपके? नहीं आना चाहिए। तो देखो यहाँ से एक बाउंड्री आती, यहाँ से एक बाउंड्री आती है। ठीक है। यहाँ से एक बाउंड्री आती, यहाँ से एक बाउंड्री आती है, और यहाँ से एक बाउंड्री आती है। यहाँ है महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ है राजस्थान, और यहाँ है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है छत्तीसगढ़, और यहाँ पर है आपका गुजरात। यानी किस राज्य की सीमा नहीं लग रही? सर हमारे यहाँ नहीं लगती है झारखंड की। महाराष्ट्र से 10 जिलों की सीमा लगती है, गुजरात से 2 जिलों की सीमा लगती है, राजस्थान से 10 जिलों की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश से 14 जिलों की सीमा लगती है, और छत्तीसगढ़ से 7 जिलों की सीमा लगती है। मुरैना, शिवपुरी, फिर इधर झाबुआ। ठीक है। ये ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा एक से अधिक राज्यों के साथ लगती है। यहाँ पर बालाघाट। तो इन सभी के बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा है? पहले मैंने इसकी पूरी डिटेल बताई थी और 5 का नाम बताया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अवनी बेस हमारे यहाँ से आज तक क्या नहीं रहे? राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 फरवरी 1994 को
कभी कभी 15 फरवरी भी आता है, दोनों आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि सर 243 के तहत लिखा गया था पंचायतों के चुनाव कराने का अधिकार किसका होगा? राज्य सरकार का होगा। तो राज्य सरकार को एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाना होगा। तो 243 के तहत राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग बना, उसका प्रमुख को हम राज्य निर्वाचन आयुक्त तो बोलते हैं। और अभी तक सर 5 रह चुके हैं। पहले थे NV लोहानी, पहले अध्यक्ष का नाम क्या था? NV लोहानी। फिर उसके बाद कौन बनते हैं? गोपाल शरण शुक्ल। फिर उसके बाद बनते हैं आदित्य विजय रायजादा, आदित्य विजय सिंह, सॉरी आदित्य विजय रायजादा नहीं, आदित्य विजय सिंह। फिर बनते हैं अजीत रायजादा। फिर बनते हैं R परशुराम। और अभी कौन है? बसंत प्रताप सिंह। तो ये कौन है सर? हमारे यहाँ के निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। और वर्तमान में कौन है? बसंत प्रताप। पहले कौन थे? NV लोहानी। तो आजकल ऐसे नाम पूछ लेता है तो गोपाल शरण दिख रहा होगा, R परशुराम दिख रहा होगा, अजीत राय ज़्यादा दिख रहा होगा, अवनी बेस नहीं दिख रहा होगा। तो इसका राइट आंसर अवनी बेस है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यार राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो देखो राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं। तो मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। इसका कार्य क्या है सर? जितने भी मानव के अधिकार हैं, कभी उनका उल्लंघन होता है तो राज्य मानव अधिकार आयोग क्या करता है? उसकी जांच करता है। ठीक है। अब जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है वह राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु उनकी अनुशंसा कौन करती है? एक समिति करती है। और समिति किसके साथ साथ बनती है? तो मुख्यमंत्री उसका सदस्य होता है, गृह मंत्री उसका सदस्य होता है, विधानसभा के अध्यक्ष तथा विपक्ष के नेता इस समिति के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ठीक है। इस समिति के अनुशंसा पर राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो अध्यक्ष कौन होता है इस समिति का? मुख्यमंत्री होता है। यह भी आपको याद रखना है। 3 सदस्यीय आयोग होता है मेनली, एक अध्यक्ष जो 2 सदस्य रहते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मानव अधिकार आयोग के कोई भी अध्यक्ष नहीं है, एक कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। उनका नाम है मनोहर मामतानी। ये बातें आपको याद रखना है। ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलने के बाद हमारा किसका नंबर आ जाता है? करंट अफेयर का। करंट अफेयर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वीर भारत न्यास संग्रहालय, भैया याद रखना, ये सब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के दौरान कार्य हुए। वीर भारत न्यास संग्रहालय का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो देखो वीर भारत न्यास संग्रहालय की मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ कि जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सभी का इसमें आपको क्या मिलने वाला है? वर्णन मिलने वाला है। और मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में यह संग्रहालय बनाया जा रहा है और यहाँ पर सभी क्रांतिकारियों का वर्णन मिलेगा। ऐसा देश का पहला संग्रहालय इसे बताया जा रहा है। और उज्जैन में आप सभी को पता है कि देश की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई थी। कहाँ पर? दुनिया की बोल लो, देश की बोल लो, पहली वैदिक घड़ी भी उज्जैन में स्थापित की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राम पथ गमन मार्ग को मंजूरी दी गई है। राम पथ गमन मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 1450 किलोमीटर उसकी लंबाई है। राम पथ गमन यानी सर जहाँ जहाँ से मध्य प्रदेश से राम भगवान गुजरे वहाँ पर हम एक कॉरिडोर बनाएंगे, ऐसा मध्य प्रदेश सरकार का कहना है। और वहाँ उसकी कुल लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर उसकी कुल लंबाई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित जनजातीय बटालियन में कौन सी जनजाति शामिल नहीं है? बना दिया MPPSC ऐसा पेपर। तो जनजातीय बटालियन की पहले मैं आपको बात कर देता हूँ। तो जो मध्य प्रदेश की पुलिस सेवा है उसमें मेनली जनजातीय लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से जनजातीय बटालियन बनाई गई है। यह किसके लिए बनाई गई है? तो मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियों के लोगों को इसमें क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। और आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में 3 अति पिछड़ी जनजाति है, एक है बेगा, दूसरी है भारिया और तीसरी है सहरिया। तो इन तीनों के लिए क्या बनाई गई है? जनजातीय बटालियन बनाई गई है। तो इसमें कौन सी जनजाति नहीं होगी? तो कोरकू। क्यों? क्योंकि यह 3 अति पिछड़े जनजाति के लिए गठित की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो पूछी जा सकती क्योंकि यूनिट 10 आपकी किससे? जनजाति से संबंधित है। अब देखो भैया कमेंट की बात कर लेते हैं। तो एक नेहा भसीन का एक वो आया है हमारे पास कमेंट। उनने बोला सर थैंक यू सर रोटी सीरीज़ के लिए।
हूँ जैसे हाउसवाइफ जो स्टडी करती हूँ, कि वो बोल रही हैं कि मेरे जैसे हाउसवाइफ जो स्टडी करती है साथ में घर को देखती है, तो क्या होता है कि सर उनको एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता, तो आपकी यह सीरीज़ हमारे PYQ से कवर हो जाती है। यानी जो वह एक्स्ट्रा नहीं पढ़ पा रही हैं तो उनके लिए क्या करती हैं, वह PYQ वह यहाँ से कवर कर लेती हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। देखिए कितनी डेडिकेटेड लेडीज़ है, विवाह के बाद भी पढ़ाई कर रही हैं। तो भैया अभी जिनका विवाह नहीं हुआ ना, उससे पहले ही पढ़ लो, क्योंकि इतना डेडिकेशन हर किसी के पास नहीं आता है। नेहा भासीन जी, आपको सत सत नमस्कार है मेरा, और अग्रिम बधाइयाँ हैं, आप ज़रूर सिलेक्टेड होंगी, क्योंकि जो महिला इतना समर्पण कर रही है, वह महिला अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करने योग्य होती है। और मैंने पहले ही बताया है कि महिलाओं का सम्मान करना हमारे जीवन का सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए, और महिलाओं का सम्मान आपको करना चाहिए। और महिला आपके सामने एक उदाहरण है, आपको देखने को मिल रहा होगा। फिर देखिए नामदेव राहुल ने किया है कि सर बहुत बढ़िया प्रयास है, आपकी अप्रोच सटीक है, जो विद्यार्थी को कम समय में अधिकतर स्कोर प्राप्त करने में सहायक होगी। ठीक है, आप ऐसे ही छात्र हित में कार्य करते रहें। आपसे निवेदन है, मैं प्रतिदिन आपकी सीरीज देखता हूँ, रोज़ सुबह 10 बजे का इंतज़ार, रोज़ रात 10 बजे का इंतज़ार करता हूँ। यह रोटी सीरीज आगामी दिनों के विद्यार्थियों के लिए रोजी रोटी पाने में ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगी। तो थैंक यू राहुल, आपका ऐसा ही कमेंट आता रहेगा, मैं डेली कमेंट शामिल करूंगा। और दोस्तों देखिए कितना पॉजिटिव माहौल है, इसे पढ़ते रहिए, सिलेक्शन आपका पक्का होना है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देना है कि राजघाट परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। दूसरा है, ये तो कल ही मैंने पूछ लिया था, तो आज आपको दो नए प्रश्नों का जवाब देना है। मैं यहाँ पर हथनोरा की जगह लगा रहा हूँ, क्या आदमगढ़। आदमगढ़ किस जिले में स्थित है, इसका आंसर देना है। और राजघाट परियोजना की जगह आपको यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ राजीव गांधी सागर। राजीव सागर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, इन दोनों का आपको आंसर देना है। ये प्रश्न चेंज करना भूल गए होंगे, तो आपको याद रखना है राजीव सागर परियोजना किस जिले में स्थित है और आदमगढ़ किस जिले में स्थित है, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों कमेंट करते रहिए, कैसी लग रही है सीरीज बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,